ओके आज इस लेक्चर में इस वाले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफॉर्मर का वेवफॉर्म्स, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम्स पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम एंड वेवफॉर्म्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है और कैसे इसका फेजर डायग्राम होता क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता क्या है और कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये इसका कोर स्ट्रक्चरल डायग्राम है, ये इसका कोर स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ये ब्लेड से मिलके बना होता है, लेमिनेटेड होती है ब्लेड्स एक दूसरे से। ये ब्लेड स्ट्रक्चर्ड कोर होता है। इसमें एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सप्लाई है। ये लोड, सबसे पहले नो लोड है ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड, लोड लगा हुआ नहीं है। ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड, इसका इक्विवेलेंट, इसका सर्किट डायग्राम बनाए, बेसिक जो है सर्किट डायग्राम, वाइंडिंग सर्किट डायग्राम ओनली बनाए तो ऐसे बनता है। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सोर्स है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये लोड पे नहीं लगी हुई है, मीन्स नो लोड है, मीन्स लोड नहीं लगा, मीन्स ओपन सर्किट है। ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी जो ओपन सर्किट है और ये कोर मटेरियल है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड है। ट्रांसफॉर्मर नो लोड, नो लोड, नो लोड, नॉट ऑन लोड, नो लोड। ट्रांसफॉर्मर नो लोड, नो लोड पे करंट फ्लो होती है, उसको नो लोड करंट बोलते हैं, आई नॉट। ट्रांसफॉर्मर में करंट फ्लो होती है, इसको बोलते हैं आई नॉट, नो लोड करंट। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर में जैसे ही अपन सप्लाई लगाते हैं, वोल्टेज करंट, एक करंट फ्लो होती है। जैसे ही अपन V1 वोल्टेज की सप्लाई लगाई, उसमें आइटा ओमेगा एल करके करंट फ्लो होती है, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू जो है वो माइनस आइटा V अपॉन ओमेगा एल से दी जाती है। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये इसका कंपोनेंट माइनस जे। वोल्टेज की वैल्यू यदि V इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी हुआ तो आई एम की जो वैल्यू होगी वो माइनस जे अपॉन ओमेगा एल वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, माइनस 5/2, मीन्स फेज में 90 डिग्री पीछे रहे। इसका मैं फेजर डायग्राम भी यदि साथ साथ ड्रॉ करता जाऊं तो सबसे पहले यदि ये सप्लाई वोल्टेज V है, ये V1 सप्लाई वोल्टेज है, तो इस V1 की वजह से करंट फ्लो होगी, इस करंट को मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं IM, और ये फेज में 90 डिग्री पीछे होगी और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, ये करंट आएगी, ये मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मैग्नेटाइजिंग करंट एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेगी, ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेगी जो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रैवल करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक ट्रैवल करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पैदा होगा वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एल इंटू आई होता है। आई है मैग्नेटाइजिंग करंट, तो इसको आई को एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है वी एम अपॉन ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2।
ये इस फ्लक्स की वैल्यू होती है, ये इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो ये एक फ्लक्स होता है और इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होती है, ये फाई एम होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट से ज्यादा होता है, एल से मल्टीप्लाई हो गया। वैसे एल की वैल्यू तो मिली में होती है। ओके, जो भी एल की वैल्यू, ये फाई एक फ्लक्स पैदा होता है। ये फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी में से जब पास होता है तो एक इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस करता है E2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसकी वैल्यू होती है -N2 d फाई अपॉन dt। ये E2 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। E2 को मैं कैपिटल से लिख देता हूँ, E2। और एक E1 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, E1, दैट इज -N1 d फाई अपॉन dt। ये दो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, बस इसमें N1 और N2 का डिफरेंस होता है। फाई का डिफरेंशिएशन करें तो -N2 फाई एम बाहर आ जाएगा, ये फाई एम है, ये फाई की वैल्यू फाई एम है, फाई की वैल्यू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करें तो कॉस ऑफ ओमेगा टी -π/2 और ओमेगा टी बाहर आ जाएगा ओमेगा। ये कंपोनेंट की वैल्यू होगी। फाई एम की वैल्यू पुट करें तो V अपॉन फाई की वैल्यू यह पुट करें तो -N2, फाई एम की वैल्यू Vm अपॉन ओमेगा है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस को अंदर ले लें, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी -π/2, कॉस ऑफ ओमेगा टी -π/2। ये वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी E2 की वैल्यू। E2 में ये वोल्टेज हो गया, ये Vm प्राइमरी वोल्टेज है N2 के प्रोपोर्शनल वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो गया। ओके, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इस माइनस साइन को अंदर ले लें तो ये साइन -π हो जाएगा, और साइन पाई को माइनस करेंगे तो ये कॉस का साइन हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, कॉस का साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, ये E2 वोल्टेज हो जाएगा, ये E1 वोल्टेज हो जाएगा। इसको E1 मान लेता हूँ, इसको E2 मान लेता हूँ, ये दोनों वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अपन ये देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, एक करंट चला, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोला, मैग्नेटाइजिंग। इसने एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ वोल्टेज पैदा हुआ E1, और यहाँ जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वो है E2। मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग ऐसे ऐसे घूमता है, तो कोर में लॉस होना स्वाभाविक है, कि कोर क्या करता है, फ्लक्स में अल्टरेशन का अपोज करता है, फ्लक्स में वेरिएशन का अपोज करता है कोर। तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो वेरिएशन का अपोज करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, और वेरिएशन की करंट जो प्रोड्यूस होती है, ये करंट वोल्टेज की डायरेक्शन में होती है। इसको कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट या कोर कंपोनेंट ऑफ करंट कहते हैं। इन दोनों करंटों का सम किया जाए, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट, एक कोर करंट, इन दोनों करंटों का सम करें तो इसको नो लोड करंट I नोट कहते हैं, नो लोड करंट I। और ये जो एंगल बनता है इसको नो लोड पावर फैक्टर एंगल θ0 बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर में 80-85 डिग्री के आसपास होता है। ये नो लोड एंगल जो होता है वो 80 to 85 डिग्री होता है, और नो लोड पावर फैक्टर होता है वो 0.1 होता है, cos θ0। ओके, तो दो करंट हो गई यहाँ पे, इन दोनों करंटों को मिला के IM और IC। IM जो होता है -j में होता है, 90 डिग्री फेज में पीछे होता है, 90 डिग्री फेज में पीछे होता है। दोनों करंटों का सम मिलाया जाए तो I नोट करंट आता है। ये नो लोड करंट होती है, नो लोड, लोड है नहीं अभी,
लोड है नहीं अभी, फिर भी प्राइमरी साइड में करंट फ्लो हो रही है, उसको नो लोड करंट बोलते हैं। इसमें दो कंपोनेंट है, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक कोर कंपोनेंट। कोर लॉस हिस्ट्रेसिस लॉस को कंप्लीट कर रहा है, हिस्ट्रेसिस एडी करंट लॉस को कवर कर रहा है, और मैग्नेटाइजिंग करंट इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है, म्यूचुअल फ्लक्स पैदा करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा करता है। ये था नो लोड। अब इसको करते हैं लोड। ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। ऑन लोड का मतलब इसको जोड़ देते हैं, इस पे लोड लगा देते हैं। जैसे ही ट्रांसफॉर्मर पे लोड लगाएंगे, नो लोड का अपन पहले, इससे पहले जब लोड नहीं था तो दो करंट था, तो इन दो करंट को फ्लो होने का पाथ भी बताना चाहें तो अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट से बता सकते हैं। तो सर्किट तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट है कि एक करंट आती है सोर्स से, वो करंट एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है इसलिए कोयल में से जाती है, और एक लॉस करती है इसलिए रेजिस्टेंस में से जाती है, और दोनों वापस सोर्स में चली जाती हैं। लोड में कोई करंट जाती नहीं है, यहां कोई करंट है नहीं, ये लोड है, इसमें कोई करंट नहीं है, केवल करंट आई नोट आती है, वो आई नोट करंट इधर चली जाती है। इसमें एक करंट मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, एक करंट कोर कंपोनेंट होता है, दोनों करंट इधर से निकल जाती है। ओके, इस तरह से ट्रांसफॉर्मर में दो करंट आती है। ये ट्रांसफॉर्मर की दोनों कॉइल है, ये अलग से एक पाथ बनता है, इसको नो लोड पाथ बोलते हैं, नो लोड पाथ बोलते हैं। ओके, अब जैसे ही ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर दिया, लोड से कनेक्ट कर दिया, तो लोड में करंट फ्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां वोल्टेज E2 बना हुआ है। जैसे ही इस लोड को कनेक्ट करते हैं, यहां पे यहां एक करंट फ्लो होती है। ये करंट एक फ्लक्स पैदा करती है, और वो फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में φ2 पैदा होता है। इस डायरेक्शन में एक फ्लक्स पैदा होता है φ2, इस डायरेक्शन में एक फ्लक्स पैदा होता है φ2, ऐसे चलता है, और ये मेन फ्लक्स को कम करता है, अपोजिट है। अब रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू जो होगी φm माइनस φ2, तो मेन फ्लक्स कम हो गया। जैसे ही मेन फ्लक्स कम होता है, प्राइमरी साइड से करंट फ्लो होती है I1 डैश, जो एक एक्स्ट्रा फ्लक्स पैदा करती है इधर से, ऐसे अपोजिट ऑफ φ2 फ्लक्स पैदा करती है φ1 डैश, ये φ2 के अपोजिट होता है। और तब तक करंट बढ़ती रहती है जब तक ये फ्लक्स φ2 इसके बराबर नहीं हो जाता, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होकर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट फ्लक्स ट्रांसफार्मर में हमेशा φm ही बना रहता है। लोड आने से एक फ्लक्स आता है, वो काउंटर बैलेंस हो गया, ये काउंटर बैलेंसिंग प्रिंसिपल है। मींस φ2 की वैल्यू φ1 डैश के बराबर होती है हमेशा। फ्लक्स की वैल्यू मतलब बराबर है तो फ्लक्स पैदा करने वाला फोर्स भी बराबर होता है, क्योंकि एक ही पाथ में फ्लक्स की वैल्यू होती है mmf ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, इसको F2 कह देता हूं, F2 डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस इज इक्वल टू F1 डैश, F1 डैश डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस कट जाते हैं, एक ही पाथ है, एक ही मैग्नेटिक पाथ है, रिलक्टेंस बराबर हो गए। तो एमएमएफ होता है एम्पियर टर्न, सो एम्पियर टर्न I2 N2 इज इक्वल टू I1 डैश, नॉट I1 डैश N1। तो इसको बोलते हैं एमएमएफ बैलेंस वर्किंग प्रिंसिपल, एमएमएफ बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसफॉर्मर के केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसफॉर्मर के केस। इसको एमएमएफ बैलेंस वर्किंग प्रिंसिपल बोलते हैं।
ये ट्रांसफॉर्मर में एक एमएमएफ बैलेंस होता है। ट्रांसफॉर्मर में जैसे लोड लगाते हैं एक करंट आता है, उस करंट को I2 कहते हैं। ये करंट I2 के जस्ट अपोजिट एक करंट आता है, इसको करंट को I1 डैश कहते हैं। ये एक फ्लक्स पैदा करता है, दोनों एक दूसरे के करंट बराबर नहीं होते हैं। यदि टर्न बराबर हो तो करंट भी बराबर हो सकते हैं। यदि यहाँ N1 टर्न है, यहाँ N2 टर्न है, तो ये एमएमएफ बराबर होता है, एमएमएफ बराबर। ओके, तो ये फेजर डायग्राम मैं डेवलप करता जा रहा हूँ, साथ साथ फेजर डायग्राम डेवलप करता जा रहा हूँ। तो दो काउंटर एमएमएफ बराबर होते हैं, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते, तो रिजल्टेंट फ्लक्स उतना ही रह जाता है। रिजल्टेंट फ्लक्स ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है। हाँ, थोड़ी सी देर के लिए डिक्रीज होता है, स्लाइटली डिक्रीमेंट आता है फ्लक्स में, मोमेंटरीली डिक्रीमेंट आता है। तो आप जब भी देखते हैं लोड ऑन करते हैं तो थोड़ा सा लाइट जो है डिप होती है, डिप मारती है, कुछ मोमेंट के लिए डिप मारती है। जैसे डिप मारती है उस मोमेंट पे I1 डैश करंट फ्लो हो जाता है और उस काउंटर बैलेंस कर देता है, काउंटर रिएक्ट कर देती है। काउंटर रिएक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ओके, ये दोनों का बैलेंस इक्वेशन है। अब प्राइमरी साइड में दो करंट फ्लो होने लगे, I1 डैश आ गया, पहले से I0 था, I0 प्लस I1 डैश, I1 प्लस I1 नॉट दोनों मिला के प्राइमरी साइड का टोटल करंट होता है, इसको I1 करंट कहते हैं। I1 ये नेट करंट है, इसको θ1 कहते हैं, इसको θ2 कहते हैं। पावर फैक्टरिंग, पावर फैक्टरिंग। ये ट्रांसफॉर्मर एमएमएफ बैलेंस के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब अपन इसको इक्विवेलेंट सर्किट को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, इक्विवेलेंट को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का सोर्स था, जब तक कोई लोड नहीं था तब तक ये करंट फ्लो हो रहा था, जब तक लोड नहीं था एक करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट को I0 करंट कह रहे थे। उसके दो कंपोनेंट थे, एक IC था, एक IMU था, या IM था, मैग्नेटाइजिंग करंट IM। ये कोयल थी, ये सेकेंडरी कोयल थी, इनके बीच में कोर था, ये लोड था। जैसे ही लोड आता है एक फ्लक्स आता है, इसमें जो फ्लक्स सेटअप हो रहा था वो ये जो कोयल फ्लक्स पैदा करती है उसको φm फ्लक्स बोलते हैं, φm। ये जो फ्लक्स पैदा करती है इसको φ2 कहते हैं, φ2। और ये कोयल जो फ्लक्स पैदा करती है इसको ये अपोजिट करती है, ये φ1 डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? φ1 डैश। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। φ2 और φ1 डैश मैग्नीट्यूड में ज्यादा होते हैं। अब ये फ्लक्स ज्यादा होने की वजह से कुछ लीकेज होने लग जाता है। क्या होता है? ये जो φ2 फ्लक्स आता है तो ये कुछ फ्लक्स यहाँ प्राइमरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग का यहाँ हवा में लीक होने लग जाता है, कुछ प्राइमरी का फ्लक्स है यहाँ हवा में लीक होने लग जाता है, कोर सेचुरेट होने लग जाता है, कोर की फ्लक्स कैरिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इस लीकेज को समझने के लिए यहां अपन क्या करते हैं, एक इंडक्टर डाल देते हैं जो सेकेंडरी का लीकेज रिएक्टेंस को शो करता है, और यहां एक इंडक्टर लगा देते हैं जो प्राइमरी के लीकेज रिएक्टेंस को शो करता है। अब ये करंट काफी ज्यादा I1 एंड I2, I0 करंट तो 2 से 5% होता है फुल लोड रेटेड वैल्यू का। 100 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है तो I0 करंट 2 एम्पियर होता है, लेकिन I2 करंट जो है 50-100 एम्पियर होता है। तो करंट की वजह से वाइंडिंग हीटअप हो जाती है और इस हीट लॉस को शो करने के लिए एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ता है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखाता है, इसको R2 कहते हैं। प्राइमरी भी हीटअप हो जाती है तो वहां पर भी एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ता है, इसको R1 कहते हैं। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर को अपन यहां जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो E2 होता है, यहां जो वोल्टेज होता है लोड के ऊपर वो V2 होता है।
सप्लाई वोल्टेज होता है वो V1 होता है, और यहाँ जो वोल्टेज होता है वो E1 होता है। ये ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। रियल तो क्या ट्रांसफॉर्मर का ये डायग्राम होता है, रियल तो ये डायग्राम होता है। ये तो इसके हर एक चीज को, कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ये ट्रांसफॉर्मर के हर एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ये रियल सर्किट डायग्राम है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है। तो ऐसे अपन ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर वोल्टेज और करंट दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर भी इनको वेक्टर फॉर्मेट में दिखाने का, इस डायरेक्शन वाइज दिखाने का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, एंगल के साथ दिखाने का एक मेथड होता है, उसको वेक्टर डायग्राम ने कहके, क्योंकि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्मेट में दिखाने के एक मेथड को फेजर डायग्राम बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो ये ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम है, ये ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। और ट्रांसफॉर्मर का वेव फॉर्म, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज ऐसे आया, ये V1 हुआ। सप्लाई वोल्टेज से मैग्नेटाइजिंग करंट आया, ये मैग्नेटाइजिंग करंट 90 डिग्री फेज में पीछे है, ये 90 डिग्री फेज में पीछे, ये IM आया मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स आया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये φm मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये IM करंट है। दोनों 90 डिग्री फेज में पीछे होते हैं। इससे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, वो इससे 90 डिग्री पीछे हो गया, वो यहां से चालू हो गया, ये E2 हो गया, E2 E1 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये तो स्टेप अप स्टेप डाउन पे डिपेंड करता है। तो ये E1 हो गया। ये इस ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम है, ये इसका फेजर डायग्राम है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये ट्रांसफॉर्मर का ये फेजर डायग्राम है, ये वेवफॉर्म डायग्राम है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये रियल डायग्राम। इस तरह से अपन ट्रांसफॉर्मर का बेसिक्स आपने पढ़ लिया है। अभी अपन ने केवल बेसिक ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने की कोशिश की है, और अपन डिटेल में लेंगे तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे, अप्रॉक्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, पैरामीटर को प्राइमरी सेकेंडरी में शिफ्ट करेंगे, फेजर डायग्राम को और थोड़ा सा आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे, टेस्ट करेंगे, वेवफॉर्म डायग्राम्स को जो पढ़ेंगे जिसमें हार्मोनिक्स, ट्रांजिएंट्स और इनवर्स करंट, इन सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे और डिटेल में ट्रांसफॉर्मर की स्टडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। डेफिनेटली आपने इस लेक्चर को बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ लिया होगा और आप लोगों को इससे बहुत सारे गेन हुए होंगे। मैं शीशराम ओला पिछले 23 इयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बहुत डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए, इंटरव्यूज के लिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए, फील्ड के एक्सपीरियंस के लिए टीच करता रहा हूँ और आप लोग भी मेरे इस लेक्चर में बहुत बेनिफिट उठाया होगा, उठा रहे होंगे, उठाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर